हेलो हेलो। नमस्कार। राम राम। कैसे हो आप सब लोग? नए ऐप पे आपकी जो है वो वापसी कैसे लग रही है आप लोगों को? एक ऐप अपडेट हुआ, अब उसके बाद में जो है वो कुछ फीलिंग ठीक आ रही होगी। क्वालिटी से पढ़ रहे हो आप लोग? तो अब जब सब कुछ सही हो गया है तो फिर क्लासेस स्टार्ट करें। ट्राई करते हैं 4 दिन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट करवा दें। तो कोशिश करते हैं आपको ये टॉपिक मैं आज जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, संविधान सभा का टॉपिक। क्योंकि संविधान सभा का टॉपिक को स्टार्टिंग के 4 टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगा। और वो कौन से टॉपिक हैं? संविधान सभा का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपके कितने जो है वो प्रस्तावना इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संविधान की विशेषता क्या है। और संविधान की विशेषता के बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संविधान में भाग कितने हैं। उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा अनुसूची कितनी है। और उसके बाद में मैं आपको 2 क्लास में करवा दूंगा मैं। और उसके बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या कि आपके यहाँ संविधान के स्रोत क्या है। पहले 2 दिन का टारगेट ये है, अगले 2 दिन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, बूस्टर बैच में स्वागत है आपका। अब आपको फील आनी चाहिए कि मतलब आप पढ़ रहे हो, मौज हो रही है। तो डेली खींचेंगे मामला। और टाइम वेस्ट है ना, 1 मिनट भी नहीं करेंगे। तुम्हारे कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया ताकि मेरे को दिखे ही नहीं, ताकि झंझट ही खत्म। आगे ये 2 करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट। उसके साथ साथ दोस्तों जो है मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ा चुका हूं। संविधान संशोधन का टॉपिक भी मैं ही आपको कवर करवाऊंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके जितने भी आयोग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आयोग के बाद में बेटा जी एकीकरण जितना भी है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और पुनर्गठन है भाषाई आधार पे, वो आपको कवर करवाऊंगा। तो मोटा मोटी वो टॉपिक जो आपके ज़्यादा नंबर के आएंगे वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और ठोले सर आपको पढ़ा ही रहे, मूल अधिकार से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 123 तक वो पढ़ाएंगे। इसका कारण पता है क्या है? एक सब्जेक्ट को 2 टीचर के बीच में बांटने का एकमात्र कारण बस इतना सा है। और वो कारण क्या है भाई साहब? वो कारण सिंपल सा ये है कि जब भी एक नई ऊर्जा आती है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर जो आपको मूल अधिकार से यहाँ तक लेके जाता है, फिर आदमी लास्ट में ना खुद भी और टीचर भी दोनों डिमोटिवेट से हो जाते हैं। कब पॉलिटी चलने लगा था, कब खत्म होगा। अब ऊर्जा आएगी जब ये टॉपिक पढ़ के वहां जाओगे तो सर वाले में मजा आएगा तुम्हें। और वहां जैसे ही 123 तक ऊर्जा खत्म होगी तो वापस आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और मैं लेके आऊंगा। तो इस चीज में मजा आएगा। मैं यही चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट को 2-3 टीचर मिलकर ऐसे पढ़ाएं ताकि बच्चे का रुझान बदले। तो हम स्टार्ट करें दोस्तों राजनीति विज्ञान के बारे में। आपके जो है प्री के सिलेबस में जो है वो केवल वो ही पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। केवल प्री के सिलेबस में वही कवर करेंगे, मेंस का बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था को हम समझते हैं। पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है वो दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कुछ टर्म समझनी जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कि राज व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है। मानव समुदाय का जो भी राज्य है, राज्य को अगर हम पूरी जो आपकी जो है मानवता है उसे अगर हम संप्रभु राज्यों के बीच में बांट दें तो उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। याद रखना, हम पूरे मानव समुदाय को अगर हम लोग राज्यों के बीच में बांट दे, कहते हैं ना ये जो है वो भारत, स्टेट का मतलब यहां नेशन से आ रहा है, ना कि दोस्तों आपके इस राज्य से कि यूपी मध्य प्रदेश, ये क्या है, इससे नहीं आ रहा है, इससे जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये याद रखें। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके यहां, एक सेकंड। हाँ अब चलो, ताकि कोई फोन वोन आए डिस्टर्बेंस नहीं करे। तो अब आप क्या समझ, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, फिर संविधान सभा पे आ ही रहे हैं। लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि मानव समुदाय को अगर मैं राज्यों में बांट दूँ, स्टेट का मतलब यूपी एमपी राजस्थान है, स्टेट का मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अमेरिका, तो टोटल आपकी जो मानव समुदाय है उसको हमने नेशंस में बांटा तो वो आपका पॉलिटी। उसके बाद में राज का मतलब होता है शासन से, यहाँ पे राजा से नहीं है। नीति का मतलब होता है दोस्तों कार्य करने की कला से। तो राजनीति का मतलब क्या हुआ? एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोस्तों जो आपका शासन किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं वोट लेने वाली पॉलिटिक्स ना। राजनीति का मतलब होता है शासन को, शासन दोस्तों एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए, लोगों को लोकतंत्र, लोगों को न्याय, लोगों को समानता, लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए जो शासन किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राजनीति कहते हैं। और राजनीति विज्ञान क्या है दोस्तों? राजनीति विज्ञान का मतलब है कि मानव दोस्तों एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो राज्य और सरकार दोस्तों जो है दोनों संस्थाओं के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका याद रखें, इन सब को हम जो अध्ययन को राजनीति विज्ञान बोलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया कि स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब उसमें सब कुछ आ जाती है, सरकार वरकार, जनता, भूभाग, सब कुछ आ जाता है। अरस्तु कहता है कि स्टेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझिए पॉलिटी क्या है। राज्य के बीच में लोगों को बांटना, ये बंटवारा ही आज की राज व्यवस्था है। राजनीति क्या है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर हम शासन करें तो वो राजनीति है। राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य और सरकार के बीच में अध्ययन करना। याद रखें, राजनीति विज्ञान के जनक, पॉलिटी के जनक जो है आपके अरस्तु, इन्होंने कहा था, इनके पुस्तक थी द पॉलिटिक्स, उनमें इन्होंने कहा था कि स्टेट मतलब देश, देश के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए हमारा है, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए कि हमारे उस ऊपर कोई नहीं, हमें कोई आदेश देने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक सरकार होनी चाहिए। और सरकार के बारे में आपको बताऊंगा सरकार क्या होती है, सरकार गवर्नमेंट क्या होती है वो भी बात करेंगे। सरकार बहुत अच्छी होती है। हाँ बताओ मेरे को, एक जल्दी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं, भारत में कौन सी एक ऐसी पार्टी है, चलो कभी और पूछूंगा, अभी तो बात करते हैं स्टार्ट में, पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है तो सरकार के बारे में बात करेंगे हम, और गठबंधन सरकार और सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया? ये सिंपल प्रश्न है, सिलेबस में हो या नहीं पूछ सकते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या है, स्टेट होने के लिए 4 आवश्यक तत्व क्या है? तो पहला एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी है जो कि हमारा है, फिर एक जनसंख्या का होना जरूरी है जो कि हमारी सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों याद रखना है आपको, उस जनसंख्या के साथ साथ आपको याद रखना है वो जो राज्य है वो संप्रभु होना चाहिए, कि उसके ऊपर कोई नहीं, वो राज्य ही सब कुछ है, संप्रभु होना चाहिए। और उसके बाद में उस राज्य को चलाने वाली सरकार होनी चाहिए। ये 4 चीज किसको समझ में आई? आई थिंक आई होगी। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट लेंगे हम, फिर तो अपने को संविधान सभा पे आना ही है। ये क्लियर है आप लोगों को? अब आप पूछोगे सर सरकार क्या होती है? सरकार भाई, मोंटेस्क्यू जो है उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में सरकार के 3 अंग बताए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से राजनीतिक विचारक ने जो है वो राज्य के या सरकार के 3 अंग बताए। सरकार के 3 अंग भाई साहब कौन कौन से? स्टेट समझ में आ गया, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। सरकार दोस्तों बात करते हैं, सरकार के जो 3 अंग होते हैं। विधायिका मतलब आपकी संसद, विधायिका मतलब आपकी संसद, याद रखना। तो संसद का काम या विधायिका का काम विधि और कानून निर्माण करने का है, इसलिए इसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इनका काम केवल जो है वो क्या करना है? निर्माण। आपको पता है, देखते रहते हो आप, संसद में बैठे रहते हैं, कितनी अच्छी डिबेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और बात करते करते नियम बना देते हैं। कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, कभी वापस लेने पड़ जाते हैं, कभी खराब बन जाते हैं। वो एक प्रोसेस है ना, वो एक प्रोसेस है। लेकिन विधि का निर्माण पहले लोकसभा पारित करती है, या राज्यसभा में आया तो राज्यसभा पारित करती है, फिर राज्यसभा से लोकसभा में जाता है, लोकसभा से जाके फिर बाद में दोस्तों या आगे दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति पे जाता है। तो ये याद रखना है, विधायिका याद रखना है दोस्तों। विधायिका हमारी जो है वो कौन सी है? विधि या कानून का निर्माण करने वाली संस्था विधायिका है। तो फिर कार्यपालिका का क्या है? जो विधि बनी है उस विधि का दोस्तों क्रियान्वयन करना ही, विधि को लागू करना ही काम इसका है। लेकिन सर नीति का निर्माण करना, नीति तो भाई कार्यपालिका बनाएगी। तो सर ये नहीं समझ में आया विधि और नीति। देखो बेटा जी बात सुनो, आपकी विधि मतलब आपके यहाँ जो एक्ट बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है वो हमेशा संसद ही बनाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि आपके व्यापार नीति आई है, तो व्यापार नीति दोस्तों जो है वो कौन बनाएगा? मंत्रिमंडल या उससे संबंधित मंत्रालय बनाएगा। आपने सुना होगा कि आपके यहाँ कृषि नीति आई है, कृषि व्यापार नीति आई है, तो वो कौन बनाएगा? उससे संबंधित मंत्रालय बनाएगा। आपने सुना होगा कि आपके यहाँ एमएसएमई नीति आई है, तो एमएसएमई नीति कौन बनाएगा? एमएसएमई नीति दोस्तों आपके वहां संबंधित कौन दोस्तों याद रखना है? उसका मंत्रालय बनाएगा। तो ये मंत्रालय या विभाग जो है वो क्या कहलाते हैं? ये कार्यपालिका कहलाते हैं। यह कार्यपालिका कहलाते हैं। इनका काम क्या है? नीति का निर्माण करना,
और नीति का क्रियान्वयन करना, और उसके साथ साथ ये जो विधि बनी है इस विधि को लागू करना काम भी इनका है। किस किस को समझ में आया भाई? किस किस को समझ में आया समझ में? हाँ, अब कार्यपालिका में तुम जो है वो क्या बनना चाहते हो? तुम नेता बनना चाहते हो या अधिकारी? नहीं, या अधिकारी बन के नेता बनना चाहते हो? ये भी एक प्रोसेस है ना? तो याद रखिए, कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका का मतलब है दोस्तों मंत्री परिषद। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है? मंत्री परिषद। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है? नौकरशाही। क्योंकि जब आप डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, आप जो है रिटायरमेंट तक डीएमओ बने रहेंगे, फिर प्रमोशन होगा, सचिव तक चले जाएंगे, एसडीएम बनेंगे, एडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे। तो आप जब स्थायी कार्यपालिका में जाते हैं तो श्योरिटी है। यहाँ जो आपके अस्थायी कार्यपालिका ना, आज मंत्री हैं साहब, कल जो है पता नहीं सांसद भी नहीं रहे हैं, और आज मंत्री है, कल क्या पता प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये जो है वो संभावनाओं पे टिका हुआ है। जनता जनार्दन जब तक आपको आशीर्वाद देती रहेगी तब तक आप जो है वो क्या बनते रहेंगे? मंत्री बनते रहेंगे। लेकिन अगर माँ सरस्वती ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आप स्थायी जो है वो कार्यपालिका तो बन जाएंगे। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद पहले ले लो, जनता का अगर लगे कभी जीवन में, तो बहुत सारे नौकर हैं जो आगे जाके मंत्री भी बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो बाद में प्रयास कर लेना भाई। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है कि जो भी विधायिका बनाए उसकी जांच करना, और जो भी कार्यपालिका लागू करे उसकी जांच करना, दोहरी भूमिका में है। याद रखना, न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका ने जो बनाया है उसे दोस्तों जो है वो जांच करे कि क्या वो एक्ट सही है, क्या वो लॉ सही है, और दोस्तों कार्यपालिका ने जो लागू किया है क्या वो विधि सम्मत है, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो जरूरी है। ये इस चीज की जांच करने का काम न्यायपालिका का। तो अरस्तु ने तो बताया राज्य क्या है, कि एक भूभाग, एक जनसंख्या, उसके साथ संप्रभुता और सरकार होने चाहिए। मोंटेस्क्यू ने बताया सरकार क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने बताया कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, और न्यायपालिका क्या होती है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और जुडिशरी क्या होती है। अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह देखना चाहिए कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान का आवश्यकता क्या है, और संविधान के प्रकार कितने होते हैं। क्योंकि हम संविधान सभा पढ़ने वाले हैं, जब संविधान सभा पढ़ने वाले हैं तो हमें यह चीज भी पता होनी चाहिए संविधान का अर्थ क्या है। संविधान विधि का एक सर्वोच्च दस्तावेज है जो ये बताता है कि किसके पास कितनी शक्ति है, इसकी शक्ति पे कितना नियंत्रण है, कौन सी शक्ति किसके पास है, राज्य के पास कितनी शक्ति है, केंद्र के पास कितनी शक्ति है। हमें यह भी बताना पड़ता है राज्य और केंद्र में से किसकी शक्ति प्रभावी है किन स्थितियों में। तो संविधान जो है ना वो केवल और केवल शक्तियां ही नहीं, हमारे मूल अधिकारों का भी रक्षक है, हमें मौलिक कर्तव्य भी बताता है, नीति निदेशक तत्व भी बताता है, तो देश को चलाने का आधार है जी। तो ये विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, लॉ का दोस्तों एक सर्वोच्च दस्तावेज है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार के सभी अंगों की शक्तियों का उल्लेख करना। देखते हो आप केंद्र सूची में इतने सब्जेक्ट है, राज्य में इतने हैं, इसमें इतने हैं, तथा उस पर आरोपित प्रतिबंधों का उल्लेख भी इसमें होता है कि नहीं भाई केंद्र की जो है वो उसके ऊपर राज्य नहीं बना सकता, राज्य वाले पे केंद्र नहीं बना सकता, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों लॉ बना सकते हैं। लोगों के मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व भी इसमें लिखे हुए हैं। समझ में आ गया अर्थ। आवश्यकता क्या पड़ी, शक्तियां अगर व्यक्ति में निहित होंगी ना, अगर शक्तियां व्यक्ति में निहित होगी तो व्यक्ति जब शक्तियां प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को किल्विश मानने लग जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को शक्तिमान के रूप में जो उन शक्तियों का उपयोग करते हैं, नैतिकता बहुत कम है। अगर शक्ति व्यक्ति में निहित हुई तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, और व्यक्ति जैसे ही पावरफुल होता है तो दूसरे व्यक्ति की जो है वो शक्तियां छीनने की कोशिश करता है। वो अगर खुद स्वतंत्र है, अगर वो खुद उसके पास सारी पावर हो तो चाहेगा कि ये अगला कुछ नहीं करे। तो व्यक्ति में आपकी शक्तियां निहित ना हो, इसलिए हमें संविधान बनाना पड़ा, हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में शक्तियों को बांटना पड़ा, क्योंकि हम व्यक्ति में शक्तियां नहीं चाहते थे। तो शक्तियां व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्तियां व्यक्ति में नहीं तो ही तो दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में हो सकती है, शासन बल के आधार पर छीना जा सकता है भी, व्यक्ति मतलब सल्टार बाद में दूसरों बन गया।
आप देखते हो ना, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है, हम पब्लिक एड में यही पढ़ेंगे। शक्ति तो जो है वो मानव बल, पशु बल के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शक्ति स्थायी नहीं है। जो आपके पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। सत्ता सत्ता है, सत्ता पद के साथ जुड़ी होती है। आप अगर जो है वो, अगर आप उपखंड अधिकारी हैं तो आप चाहे यहां हैं, चाहे आप डूंगरपुर हैं, चाहे आप झालावाड़ हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, तो आप उपखंड अधिकारी ही रहेंगे। आप जिला कलेक्टर हैं तो जिला कलेक्टर ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास सत्ता है, आप जो है वो पद के साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति मान लीजिए आप कहीं एक मोहल्ले में छोटी मोटी जो है वो अपनी चला रहे हो, तो आप शहर में जाते ही उस शक्ति को खो दोगे बेटा। किसी शहर में चला रहे हो तो आपको अगर दूसरी जगह भेज दिया जाए तो वहां खो दोगे। तो जीवन में पहले सत्ता प्राप्त करो, जीवन में सबसे पहले पद प्राप्त करो, और उसके लिए पढ़ रहे हो तुम बूस्टर बैच में तो पढ़ते रहो एक बार, ठीक है। तो संविधान जो है वो शक्तियों को सीमित, प्रतिबंधित और विभाजित करता है। संविधान शक्तियों को सीमित करता है, किसके पास कितनी पावर होगी, प्रतिबंधित करता है और विभाजित करता है, ये याद रखें। संविधान के दो प्रकार होते हैं। संविधान के क्या प्रकार होते हैं, अगर कोई संविधान किसी संविधान सभा निश्चित समय में लिखे तो वो लिखित है, तो अलिखित क्या, जो लिखा नहीं गया सर याद रख के रखते हैं, ना 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 ना, याद नहीं रखते, इतना याद थोड़ी रहता है बावड़ो, ये तो बड़ी बात कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं लिखित और अलिखित में क्या अंतर है सर, तो लिखित का मतलब है अगर संविधान किसी संविधान सभा ने निश्चित समय में लिखा है। जैसे सबसे पहले अमेरिका ने अपना संविधान संविधान सभा से लिखवाया था, तो उनका लिखित संविधान हुआ। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है जो कि भारत की संविधान सभा ने लिखा है। लेकिन दोस्तों अगर संविधान परंपराओं पर आधारित हो, संविधान सभा ने निश्चित समय में नहीं लिखा हो, परंपराओं के आधार पर अगर लिखा गया हो, टाइम टाइम पे लिखा गया हो, तो उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, बताओ आया समझ में। अब बात करते हैं लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताओ, आपको बेसिक समझ में आ गया कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, और साथ के साथ दोस्तों आपका ये जो है वो संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बनता है, राज्य क्या है, सरकार क्या है। क्योंकि मैं आपको संविधान सभा की ओर ले जाने वाला हूँ। जब मैं संविधान सभा आपको याद करवा रहा हूँ तो मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं आपको संविधान और लोकतंत्र से रूबरू करवाऊँ। जब आप संविधान और लोकतंत्र से रूबरू हो जाएंगे तो आप सब सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, लोकतंत्र की जरूरत क्या पड़ी। पहले चल ही रहा था काम, देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद में डेमोक्रेसी की क्या जरूरत पड़ी, राजतंत्र से भी काम चल सकता था ना। तो हमें लोकतंत्र क्यों जरूरत पड़ी, तो हम देखें लोकतंत्र क्या नहीं है। लोकतंत्र दोस्तों राजा महाराजाओं का शासन नहीं है। लोकतंत्र राजा महाराजाओं का शासन नहीं है। लोकतंत्र बल तथा शक्ति पर आधारित नहीं है, ना ना ना, वोट पर आधारित है। बल तथा शक्ति पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं थ्योरी में, लोकतंत्र क्या व्यक्ति की इच्छा पर है क्या, ना ना, व्यक्ति की तो इच्छा कोई प्रभावित बदलती रहती है, उसे तो राम जाने कब क्या चाहिए, है ना। व्यक्ति की इच्छा पे नहीं है भाई साहब, लोकतंत्र व्यक्ति की इच्छा पर नहीं है, लोकतंत्र जनता की इच्छा पर है। लोकतंत्र व्यक्ति की इच्छा पर नहीं है, लोकतंत्र क्या है दोस्तों, जनता की इच्छा पर। हाँ, जनता की सभी व्यक्तियों की इच्छाएं मिलकर जनता की बन जाती हैं। तो व्यक्तिगत इच्छा पे नहीं है लोकतंत्र, क्या जनता की इच्छा पे है। लोकतंत्र व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं है, ये जनता की इच्छा पर आधारित है। व्यक्ति, आप याद रखें हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का स्रोत क्या है दोस्तों, याद रखें आम जनता ही डेमोक्रेसी का स्रोत है। यह जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, आप चुनकर भेजते हैं। यह उत्तरदायी शासन है, अगर ढंग से काम नहीं करते तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। लोकतंत्र एक जीवन शैली है जिनमें हम लोगों से मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने के बावजूद भी आप उससे जो है वो असहमति रख सकते हैं लेकिन उसका शांतिपूर्ण समाधान रखें। ऐसे नहीं, मन तेरी बात कौन सा बात जो है पसंद को नहीं, आज बात नहीं करीजिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी बात, मैं जो इस बात से सहमत नहीं हूं, आप अपनी जगह सही हो सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना, ये तो आपका पहले की बात हो गई कि जो है वो सब मेरे अनुसार ही होगा, जो मुझे पसंद है वैसे ही होगा। नहीं 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 नहीं, लोकतंत्र जो है वो दोस्तों याद रखिए एक ऐसी जीवन शैली है जिनमें विचारों में मतभेद हो सकता है, दूसरों के विचारों का हमें सम्मान करना है, असहमति मतभेद भी हो सकते हैं तो शांतिपूर्ण समाधान करना है।
तो डेमोक्रेसी क्या है ये समझे आप लोग? अरे समझे नहीं समझे? ये राजा महाराजाओं का बल या शक्ति पर व्यक्ति की इच्छा पर आधारित शासन नहीं है, ये जनता की इच्छा पर आधारित शासन है, जिसमें शक्ति का स्रोत आम जनता है, जनता के प्रतिनिधियों का शासन हम चुन के भेजते हैं। ये उत्तरदायी शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, ये जीवन शैली है जिसमें मतभेद होते हुए भी हम साथ रहते हैं। बाप बेटे के मतभेद अलग हो सकते हैं, सोचो तुम लोग। अरे होते हैं हमारे जो है वो राजस्थान में हाल फिलहाल ट्रेंड क्या कर रहा है, बाप वोट अलग पार्टी को दे रहा है, बेटा अलग पार्टी को दे रहा है। बाप की अलग राजनीतिक विचारधारा है, उनका मानना है कि उनके अनुसार ये पार्टी सही है, लेकिन बेटों का आजकल सभी का मानना है कि ये पार्टी ज़्यादा सही है। तो बाप और बेटे में एक घर में भी, हमारे शेखावाटी नागौर पश्चिमी राजस्थान में एक घर में से भी 2 जगह वोट गए हैं, एक घर में से भी 2 जगह वोट गए हैं। तो इससे अच्छी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? अब हम बात करते हैं दोस्तों संविधान के बारे में। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अर्थ हमने पढ़ा, सर्वोच्च दस्तावेज है, आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अब संविधान के बारे में आगे चलते हैं। पहले भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शासन को चलाने के लिए एक नियमों का समूह होना चाहिए, और हमारे पास दोस्तों जो नियमों का समूह संविधान है। दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो है वो दोस्तों शक्ति किसके पास होगी, इसके लिए दोस्तों हमें संविधान चाहिए। सही बात है, सरकार अपने नागरिकों पर कितने प्रतिबंध लगा सकती है, कितनी स्वतंत्रता दे सकती है, इसलिए दोस्तों में जरूरत पड़ी। और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसलिए दोस्तों में जो है वो संविधान की जरूरत पड़ी। लिखित और अलिखित संविधान मैंने आपको बता दी। तो संविधान और संविधानवाद में अंतर जानते हो? संविधान का मतलब तो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, जो कि दोस्तों सरकार का स्वरूप निर्धारित करता है, साथ के साथ जो है वो नागरिक और सरकार के मध्य संबंधों को निश्चित करता है। संविधानवाद का मतलब क्या है? संविधानवाद का मतलब है आप संविधान में आस्था रखते हैं क्या, संविधान में विश्वास रखते हैं क्या? आप अगर संविधान में आस्था और संविधान में विश्वास रखते हो तो दोस्तों आप संविधानवादी हो। तो मेरी बात सुनो, अगर जीवन में कुछ बढ़ना है ना, तो किसी प्रकार से मेरा यही मानना है आप या तो नागरिक बने या संविधानवादी बने, उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारे संविधान में उदारवाद भी है, सब कुछ है। तो आपको कुछ बनना है तो संविधानवादी बने। बस ये पढ़ ले लो कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलूंगा भाई साहब, संविधान में आस्था रखे रखूंगा, तो वो संविधानवादी हो गए। चले आगे। ये इतनी सी कहानी थी। अब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, संविधान सभा पढ़ लेंगे, सारी बातें पढ़ लेंगे, लेकिन एक जो बेसिक कहानी थी कि होता है क्या है कि अगर मैं आते ही सबसे पहले ये संविधान सभा ये लो वो लो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। अब हम धीरे धीरे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं और इसे हम ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब जो है वो जो चीज़ें बताई वो याद करनी। अरस्तु ने स्टेट किसे बताया, मॉन्टेस्क्यू ने आपकी जो है वो दोस्तों गवर्नमेंट किसे बताया, संविधान क्या होता है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या आपको क्लियर है? तब तो मैं आगे चलूँ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ रही कमेंट देखने की, मुझे आपस में बात करने की। हाँ तू रुक जा भाई, एक बार ज़्यादा कमेंट नहीं, ये ज़्यादा कमेंट करें इनको ब्लॉक कर दो। ऐसे सारे दिन मैं इनकी क्लासों में कमेंट देखता रहता हूँ, हताई करता रहता हूँ। पढ़ने वाले टाबर बिना मतलब परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें अभी संविधान सभा पढ़नी है। हमारा टारगेट है मैं 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरा कर लें टॉपिक, और फिर मैं विशेषता करवा दूँ, फिर और चीज़ें करवा दूँ। चलें आगे, चलो बात करते हैं। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मैन ने दिया था। जनरली हमसे नहीं पूछा जाता, ओ दिया ही था उन्होंने विचार। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दे तो दिया उन्होंने संविधान सभा का विचार, लेकिन उनसे बनी नहीं कभी, क्योंकि उनके यहाँ तो वैसे ही परंपराओं पर आधारित है पूरा संविधान। वहाँ कौन सा लिखित संविधान है? सबसे पहले संविधान सभा किस देश ने बनाई दोस्तों? अमेरिका ने। क्योंकि सबसे पहला लिखित कानून कौन सा है दोस्तों? याद रखें, सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। सबसे पहले लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। भारत में संविधान सभा के दर्शन का कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ये सबसे पहले दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में कहा। सबसे पहले किन्होंने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में दोस्तों 1895 में ये कहा।
याद रखें, भारतीय संविधान सभा के बारे में बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं। ऑस्टिन ने तो ये कहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी, कांग्रेस ही भारत था। इन सारी बातों पे हम विचार करेंगे, सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो संविधान सभा क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक देश में दोस्तों जो है वो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जाती है, और ये हमारे जनप्रतिनिधियों की सभा थी। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहली चीज क्या है? संविधान सभा जो है उसका कॉन्सेप्ट हेनरी मैन ने दिया था, लेकिन सबसे पहली बनी अमेरिका में थी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाह रहा हूं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। सीधा पका पकाया प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग किन्होंने की थी? तो दोस्तों याद रखना, संविधान निर्माण की बात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में करते हैं। भारत में सबसे पहले संविधान निर्माण की बात बाल गंगाधर तिलक करते हैं। उनके बाद में 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, कौन दोस्तों? एमएन रॉय। एमएन रॉय जो आपके एक तरीके से भारत के प्रथम साम्यवादी थे। ये इनका एक स्टेटमेंट था कि अगर कोई व्यक्ति जवानी में साम्यवादी नहीं है तो उसमें दिल नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी जवानी के बाद मतलब 40 की उम्र के बाद भी अगर साम्यवादी है, समाजवादी है, तो फिर उसमें दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, और ये एकदम नेहरू जी पे सेट बैठता है। नेहरू जी अपने जवानी के दिनों में प्योर कॉमरेड थे। प्योर कॉमरेड मतलब न्याय, स्वतंत्रता, इन चीज़ों की समानता, इनकी बातें करते थे, ठीक है। और जब वो 40 की उम्र से ढले तो वो प्योर रूप से जो है वो क्या हो गए? उदारवादी बन गए। उन्हें पता चल गया कि सारी चीज़ों का समाधान उदारवाद से ही हो सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने पूरे जीवन में जो है वो क्या बने रहे? कॉमरेड बने रहे। तो कहा जाता है, एमएन रॉय का एक स्टेटमेंट था कि व्यक्ति अगर जवानी में कॉमरेड नहीं है तो उसमें दिल नहीं है, लेकिन अगर वो जो है वो जवानी के बाद कॉमरेड है तो इसका मतलब उसमें दिमाग नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट था। मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें हम भारत का फर्स्ट साम्यवादी कहते हैं, भारत में साम्यवादी आंदोलन को शुरुआत करने वाले व्यक्ति, तो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से दोस्तों इन्होंने मांग कही कि संविधान सभा बढ़नी चाहिए, संविधान सभा बढ़नी चाहिए। अब जब इन्होंने कह दी तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो कहनी थी भाई, क्यों? कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी हमारी फ्रीडम फाइट को, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन को, फ्रीडम मूवमेंट को, वही लीड कर रहे थे। तो 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग रखी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी पार्टी ने सबसे पहले दोस्तों जो है वो संविधान सभा की मांग रखी? तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखने वाले, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखने वाले दोस्तों कौन थे? ये आपको याद रखना है। कौन थे भाई? याद क्या रखोगे? तो याद रखना है दोस्तों, कौन? कांग्रेस पार्टी। फिर 1938 के अंदर नेहरू जी ये कहते हैं कि ये जो संविधान सभा बनेगी ना, ये वैश्विक मताधिकार पे होनी चाहिए। मतलब हम सब लोग इसे चुने, हम सब लोग इसे चुने और हमारी चुनी हुई संविधान सभा होनी चाहिए। क्या गजब बात कही, गजब बात कही। वो बात अलग है कि बनी नहीं चुनी हुई संविधान सभा, वो हमारी जनता की प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं बनी। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले वैश्विक मताधिकार पे संविधान सभा के निर्माण की बात किन्होंने की? नेहरू जी ने। अब हम 3 प्रस्ताव पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार अगस्त प्रस्ताव में कर लिया था। फिर उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा का जो है वो प्रारूप दोस्तों उसका उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया। लेकिन आपको पता ही है मुस्लिम लीग वाले उस समय बिना मतलब केड़ा रखते थे, तो इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। फर्क क्या पड़ता है ऐसे अस्वीकार करने में? कर दिया। मुस्लिम लीग का खुद का वजूद नहीं था। 78 सीट में से खुद ही बेचारे 73 सीट ही नहीं जीते थे। मतलब जो आपकी आरक्षित सीट थी जहाँ पे केवल मुस्लिम सीट ही जो थी, उनमें भी पूरी सीट ये नहीं जीते। अरे ये अपने आप को मुस्लिम लीग बताते थे, क्योंकि मुसलमान खुद जो है उस समय भारत के साथ रहना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते थे। उस समय जो है वो भारतीय पूरी व्यवस्था का जो है वो समर्थन करते थे। तो ये खुद मुस्लिम लीग वालों के यही है, यह स्वीकार कर दिया। पूछे कौन ने? कोई बात नहीं, नाम मतलब पढ़ाई करो। क्रिप्स मिशन आगे दो। हाँ, और गदर देख लो अगर फिर भी कोई बात हो। मैंने तो गदर 1 देखी कल, वापस से मैं 2 देखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा के सदस्य की संख्या क्या होगी, निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, इन सब का उल्लेख करके निर्वाचन किया गया। तो 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या 4 प्रश्न बनते हैं?
वो चारों प्रश्न मैं आपको याद करवाता हूं, मेरे साथ चलो आप लोग। क्या याद करना है? अगर पूछ ले सबसे पहले संविधान निर्माण की बात करने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों तिलक साहब थे। निर्माण की बात करने वाले संस्था व्यक्ति कौन थे, तो तिलक साहब थे। लेकिन अगला पूछे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो सभा की मांग एम.एन. रॉय ने की थी, एम.एन. रॉय ने की थी। और अगला पूछे कि सबसे पहले कौन सी पार्टी ने की थी, तो दोस्तों कांग्रेस ने की थी। और कौन व्यक्ति था जिसने कहा वैश्य मताधिकार पे बनाओ, तो दोस्तों जो है वो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। लेकिन दोस्तों अगर पूछ ले संविधान सभा का उल्लेख सबसे पहले या मांग स्वीकार सबसे पहले कौन सी चीज में, तो दोस्तों याद रखना अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन प्रारूप कौन से के अंदर दोस्तों, प्रारूप क्रिप्स मिशन में ही आ गया था। लेकिन दोस्तों जो है वो गठन कौन से मिशन के तहत हुआ या निर्वाचन कौन से मिशन के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन। ये लो इतना याद कर लो पहले, फिर आगे चलता हूं मैं, इतना याद करो। हाँ डन, क्लियर, पक्की बात, मजा आ गया, याद हो रहा है? 30 मिनट ही नहीं में भी, यूट्यूब पे तुम मुझसे 5-5 घंटे पढ़ते हो, तो थोड़ा जो है ना वो वापस तुम्हारी जो है वो क्या बोले वो चीज़ स्टार्ट करो वापस से। हाँ वो क्वालिटी आनी चाहिए। इतना क्लियर। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण की, संविधान सभा के निर्माण की, गठन की बात करो। इसका गठन विधानमंडल के निम्न सदस्यों, याद रखें, निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक पद्धति के, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया गया। तो सर ये बताओ एक बार, आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव देखा है? आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव देखा है? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जनता वोट देती है? क्या जनता वोट देती है? ना जी ना, जनता वोट नहीं देती। तो जब जनता वोट नहीं देती तो कौन वोट देता है? सर राज्यसभा वोट देती है, लोकसभा वोट देती है, विधानसभा वोट देती है। ये आपके जो है वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा वाले वोट देते हैं। मतलब आपका मानना है सांसद और विधायक वोट देते हैं, सांसद और विधायक वोट देते हैं, यही मानना है तो आप वहां पे भी मान लीजिए। यही पद्धति आपकी जो है संविधान सभा में। संविधान सभा के अंदर भी जो है वो दोस्तों याद रखें, संविधान सभा में जनता ने वोट नहीं दिया, विधान सभा सदस्य जो थे, प्रांतीय विधानसभा सदस्य, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने वोट किया। और उन्होंने वोट किया दोस्तों, अपनी जो है वो संविधान सभा का निर्माण किया। जनता ने वोट नहीं किया। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये क्या था इसका निर्वाचन? इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो क्या नाम याद रखोगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के आधार पर दोस्तों किया गया। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। चुनाव हुआ जुलाई अगस्त में और जो गठन हुआ नवंबर में। अभी हम बात करना स्टार्ट कर देंगे नवंबर में, 11 नवंबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर, सब बात करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। एक एक डेट में आप लोगों को याद करवाऊंगा। हाँ साथ साथ चले पढ़ते रहें। गर्म पानी पीते रहें ताकि आवाज़ सही रहे, है ना? समझ में आ गया? अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य। बच्चों याद रखना, संविधान सभा में शुरू में जब चुनाव हुए थे तब कितने सदस्य थे? 389 थे। वो बात अलग है कि विभाजन के बाद कितने हो जाते हैं? 299 हो जाएंगे। याद रखना, ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो 296 थे। वो अलग बात है कि विभाजन के बाद कितने हो जाएंगे? 229 हो जाएंगे, 229 हो जाएंगे। वो बात अलग है कि पहले मनोनीत 93 थे, बाद में मनोनीत 70 हो जाएंगे। तो सर ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन कौन से याद करेंगे? तो पहले अपन जो है वो शुरू वाले याद कर लेते हैं यार। इनको 229 70 को छोड़ दें। लिखो और एक बार मेरे कहने पे, 389, 296 और 93 मनोनीत, रियासतों से मनोनीत किए गए थे। रियासतों से मनोनीत किए गए थे 296 और 293। हाँ 296 और 93, टोटल 389।
अब ब्रिटिश भारत में से जो व्यक्ति आए थे उनमें से 292 तो प्रांतीय विधानसभाओं से चुन के आए थे और 4 उच्चायुक्त जो आपके उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दोस्तों दिल्ली। याद रखो ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मत कर देना। ABCD का मतलब अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। याद रह जाएगा? क्या याद रखना है? तो एक बार लिखो मेरे कहने पे, कमेंट सेक्शन में लिखो 389,296 प्लस 93। 389,296 प्लस, याद रखना 389 टोटल है, 296 है और 93 आपके अलग हैं, और इन 296 में से 4 आपके जो है वो अजमेर, हाँ, और दोस्तों बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से हैं। याद रह जाएगा? हाँ, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, जब इन लोगों को चुना गया, तो मुख्य शर्त क्या थी? वो मुख्य शर्त मैं बताता हूँ कि दोस्तों जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई, और याद रखना है 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। क्या याद रखना है? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। क्या याद रखना है आप लोगों को? एक सेकंड रुको भाई। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। हाँ, अब वापस चालू रहो। याद रह जाएगा आपको? एक सेकंड चालू रखो। एक सेकंड चालू रखें, मैं पढ़ाता हूँ आगे। एक मिनट। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है भाई? अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट किया है, कहाँ तुम घबरा रहे हो यार? ऐसे थोड़े पेशेंस रखो, घबराओ मत। लिखो, हाँ, क्या लिखना है? 296 और 93 टोटल हुए 389, और ABCD से आपके अलग थे। कहा किसने सबसे पहले? तिलक साहब ने, MN रॉय ने, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अगस्त प्रस्ताव ने, क्रिप्स मिशन ने, और फिर कैबिनेट मिशन ने। फिर टेंशन किस चीज़ के? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, और ब्रिटिश भारत में आवंटित दोस्तों जो आपकी सीटें थी वो 3 भागों में थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य आप खुद देख लो। मुस्लिमों की 78 सीट थी, पर मुस्लिम लीग बेचारा 73 सीट जीता। कांग्रेस कितनी जीती? 208 सीट। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 208 सीटें। 208 मतलब सामान्य जो 210 थी ना, हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ निर्दलीय भी जीत गए, लेकिन इन्होंने टोटल 208 सीट जीत ली। इन्होंने कितनी जीती? 208 सीट जीती। गांधी जी और जीना ने संविधान सभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिया। इन्होंने कहा हम देश बनाते हैं, संविधान नहीं, है ना। तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी और उधर आपके जिन्ना जी, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू के जो है वो जची नहीं कि संविधान हमारे अनुसार बन नहीं रहा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं एक एक चीज आपको याद करवाने वाला हूं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट है, 3 भाग दोस्तों मुस्लिम, सिख, सामान्य है, और मुसलमानों की सीट थी 78, लेकिन लीग जीता बेचारा 73। कांग्रेस 208 सीट जीता उस समय। कांग्रेस कितनी सीट जीता? 208 सीट जीता, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर चुनाव हुआ, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं ने दोस्तों जो है वो विधानसभा ने जो है वो वोटिंग की थी। और दोस्तों आपके मनोनीत सदस्य स्टार्टिंग में कितने थे? 93, और आपके जो ब्रिटिश भारत से 296, टोटल 389। इतना किसको क्लियर? अब मैं आपको 15 महिलाओं के नाम याद करवाऊंगा।
तो गुरुजी इतने कैसे याद करेंगे? इतने नहीं करेंगे। आप पहली बात याद रखें, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। अब इनमें से आपको 4 याद करने हैं, तो आप याद रखें। देख सकते हो कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, हाँ, राजकुमारी, अमृता कौर, रेणुका रॉय, बहुत सारे थे, सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये तो थे ही। लेकिन सबसे पहले एकमात्र मुस्लिम महिला दोस्तों याद रखें कौन थे? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और दोस्तों एकमात्र दलित महिला वेलायुधन, दक्षिणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। राष्ट्रगान में जिन्होंने नेतृत्व किया था वो पूर्णिमा बनर्जी थी। और देसी रियासतों से जो दोस्तों एकमात्र महिला थी वो एनी मास्करीन थी। याद रखें, एनी मास्करीन थी। एनी मास्करीन, बोलो। ये 4 याद रखने हैं, मजे की बात नहीं है, मेरे साथ साथ लिखो। वेलायुधन दलित महिला, एजाज रसूल मुस्लिम महिला, पूर्णिमा बनर्जी राष्ट्रगान के गाने में नेतृत्व किया, और एनी मास्करीन। एनी मास्करीन, एनी मास्करीन याद रखना आपको साथ के साथ, एनी मास्करीन। हाँ, पर्सन गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी भी कंडीशन में। सिलेबस में अगर कोई चीज़ दी हुई है और वो गलत हो जाए ना, फिर बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है ये। तो याद रहना चाहिए एनी मास्करीन है। और उनके साथ साथ दोस्तों आपको याद रहना चाहिए वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी। लिखो साथ के साथ, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या लिखोगे भाई? बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला, पूर्णिमा बनर्जी राष्ट्रगान, एनी मास्करीन रियासत से, और दोस्तों वो आप लोगों को पता चली गया वेलायुधन जो है वो दलित महिला। डन, इतनी बात क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, राजस्थान से कितने सदस्य थे बेटा जी? तो बात करते हैं भी, गिनते हैं राजस्थान से कितने सदस्य थे। तो दोस्तों याद रखें, जयपुर से 2 थे, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 11 प्लस 1 टोटल 12 मेंबर थे। जयपुर और उदयपुर 2 ही रियासत थी जहां से 2-2 थे। वीटी कृष्णाचारी और हीरालाल शास्त्री दोनों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। याद रखें, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्य लाल वर्मा ये दोनों ही आपके उदयपुर से जाते हैं, और इनका भी जरूरी था। बलवंत सिंह मेहता आप लोग प्रजामंडल में पढ़ते हैं, माणिक्य लाल वर्मा पढ़ते हैं। वीटी कृष्णाचारी और हीरालाल शास्त्री जयपुर से जाते हैं। देखो, जोधपुर से जयनारायण व्यास जी का जाना जरूरी था। खेतड़ी से सरदार सिंह जी ने कहा मैं ही चला जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। भरतपुर में राय बहादुर जी ने कहा मैं ही चला जाऊंगा, जरूरत नहीं है। बीकानेर में इन्होंने कहा मैं ही चला जाऊंगा, जरूरत नहीं है। जसवंत सिंह ने कोटा में दोस्तों जो है वो आपके किन्होंने कहा, दलेल सिंह जी ने कहा कि मैं ही चला जाऊंगा, जरूरत नहीं है। इन 4 को तो आप याद कर ही सकते हो, किनको? कि जिनको किसी की जरूरत नहीं है। खेतड़ी से दोस्तों राजा सरदार सिंह जी, भरतपुर से राय बहादुर, बीकानेर से जसवंत सिंह और कोटा से दलेल सिंह, तो आपको याद ही हो गए होंगे, इतने तो आपको याद ही होंगे। वीटी कृष्णाचारी और हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता और माणिक्य लाल वर्मा आपको पता ही है। शाहपुरा से गोकुल लाल असावा जाते हैं, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय जाते हैं, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव जाते हैं। प्रश्न पूछ के जो कंफ्यूज किया जाता है वो 3 में ही किया जाता है। हाँ, प्रश्न पूछ के जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, सबको पता है हीरालाल शास्त्री कहाँ से जाएंगे, एक एक टाबर को पता है कि जयपुर से ही जाएंगे। सबको पता है जयनारायण व्यास कहाँ से जाएंगे, जयनारायण व्यास कहाँ से जाएंगे। सबको पता है जोधपुर से ही जाएंगे, सबको पता है जोधपुर से ही जाएंगे। हाँ, ये तो सबको पता है भाई, लेकिन जो समस्या जो आ रही है वो समस्या किस चीज़ में आती है? वो समस्या दोस्तों आपके आती है, एक सिंपल चीज़ है, जनरली मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो समस्या जो आती है वो दोस्तों या तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव में आती है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव दोस्तों कहाँ से गए थे? एक तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रश्न जो है वो दोस्तों आपका गोकुल लाल असावा का पूछा जाता है, गोकुल लाल असावा कहाँ से गए थे। एक प्रश्न पूछा जाता है वीटी कृष्णाचारी कहाँ से गए थे। इनको याद कर जाओ भाई, और समस्या हमेशा की जो है समस्या समाधान हो जाएगा। क्या समझा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है वो दोस्तों अजमेर से गए थे, गोकुल लाल असावा शाहपुरा से गए थे, वीटी कृष्णाचारी जयपुर से गए थे, और खेतड़ी सरदार सिंह, बीकानेर जो है वो दोस्तों आपके जसवंत सिंह, भरतपुर दोस्तों राय बहादुर, कोटा से दलेल सिंह, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय किस किस को याद हो गया भाई? अरे किस किस को याद हो गया मेरे को ये बताओ तुम लोग, किस किस को याद हो गया हैं? किस किस को, सही सही बताओ भाई, किस किस को याद हो गया? सही में हो गया या नहीं हो गया? पक्का? फिर वापस याद करवाऊं और याद करवाऊं?
और याद कर लो साथ के साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको ये याद रखना, और क्या याद रखना आप लोगों को कि दोस्तों जयपुर से जो गए थे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें पढ़ने में, चलो ठीक है। तो जयपुर से जो गए थे वो दोस्तों आपके वीटी कृष्णाचारी थे। कौन थे? वीटी कृष्णाचारी और हीरालाल शास्त्री थे। जोधपुर से जो गए थे दोस्तों आपके जयनारायण व्यास थे। और दोस्तों याद रखना उदयपुर से जो गए थे वो आपके बलवंत सिंह मेहता थे, और इनके साथ साथ दोस्तों आपके माणिक्य लाल वर्मा थे। याद रखना खेतड़ी से जो थे वो दोस्तों आपके सरदार सिंह जी थे, याद रह जाएगा। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, मुकुट बिहारी लाल भार्गव दोस्तों अजमेर से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा से, और दोस्तों आपके जो है वो इसके अलावा आप भरतपुर से राय बहादुर, बीकानेर से जसवंत सिंह। और वेलायुद्धन याद है? वेलायुद्धन याद है एक एक चीज? चलो वेलायुद्धन याद है तो ये भी ठीक है। वेलायुद्धन बेगम एजाज रसील, पूर्णिमा बनर्जी और एनी मास्करीन रियासत से एकमात्र महिला। 11+1 आपने याद कर लिया। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली पे। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली पे, और संविधान सभा की कार्यप्रणाली में बात करते हैं आपकी प्रथम बैठक से। इतना याद किस किस को हो गया? मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, जब तक याद नहीं हो जाता तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई। फिर बता देता हूँ क्या क्या याद करना है तुम लोगों को। कि तिलक साहब ने संविधान के निर्माण की बात कही, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले मांग करी, 35 में जो है कांग्रेस ने मांग की, वैश्विक मताधिकार पर जवाहरलाल नेहरू ने, उल्लेख अगस्त प्रस्ताव में, प्रारूप दोस्तों याद रखना क्रिप्स प्रस्ताव में, और गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। डन। हाँ, प्रांतीय विधानसभाओं की जो है वो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं के जो है मेंबर थे उन्होंने चुना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति पर हम लोगों ने 296 + 93 मनोनीत 296 इधर से टोटल 389 लोगों को जो है वो हम ले गए संविधान सभा में। 10 लाख की जनसंख्या पर एक थे, मुस्लिम, सिख और अन्य में बांटे हुए थे, 3 कैटेगरी के अंदर दोस्तों याद रखना। कांग्रेस ने 208 सीट जीती। संविधान सभा की प्रथम बैठक में दोस्तों याद रखें 211 सदस्यों ने भाग लिया। ये हमें पता ही है 211 ही सदस्य भाग लेंगे, ये हमें पहले ही पता था 211 ही सदस्य भाग लेंगे। हमें पहले कैसे पता चला? क्योंकि मुस्लिम लीग को वैसे ही बहिष्कार करना था। 78 से भाई साहब सीट जीते हो 73 पे, और प्रतिनिधित्व चाहिए तुम्हें बहुत ज़्यादा। मुस्लिम लीग को ये पता चल गया था कि यहाँ कभी भी हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो ये लालच होना भी नहीं चाहिए भाई। सरकार जनता की बनती है, आपकी बन के क्या करेगी? कांग्रेस के साथ रह लेते। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है वो दोस्तों बहिष्कार किया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार हमने इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। पर प्रश्न पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किसने की? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके अंदर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी परंपरा? फ्रांसीसी परंपरा के तहत 9 दिसंबर 1946 को जे.बी. कृपलानी जी ने घोषणा की। इसको ध्यान दे लेना, इस मुद्दे को ध्यान रख लेना, याद कर लेना। चलो आगे, आवाज आ रही है ना? एक दिन मैंने बिना आवाज के पढ़ा दिया था, 1-1.5 घंटे बाद में पता चला आवाज नहीं आ रही। नहीं, ऐसी रिस्क नहीं लेनी। अब तो मैं देखता रहता हूँ मिनट मिनट में कहीं आवाज तो गायब नहीं है ना। एकदम सही आवाज आ रही। आगे बात करते हैं। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद में दूसरी बैठक होती है। हम राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है वो अध्यक्ष चुन लेते हैं, बच्चे को बताए। ऐसे मुखर्जी को हमने जो है हमारा उपाध्यक्ष चुन लिया। रियासतों ने अपनी तरफ से वीटी कृष्णाचारी को नियुक्त कर दिया। संवैधानिक सलाहकार हमने बी.एन. राव को बना लिया। संविधान का प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। वो बात अलग है कि प्रारूप समिति ने इस पर डिस्कस किया। तो संविधान का प्रारूप या संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? बी.एन. राव थे। 9 दिसंबर 11 दिसंबर 9 दिसंबर जे.बी. कृपलानी ने सच्चिदानंद के अध्यक्ष होने की घोषणा की, और 11 दिसंबर को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने, संवैधानिक सलाहकार हमारे बी.एन. राव बने। ये भी आपको याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को याद रखें दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। इस दिन नेहरू जी ने जो है वो
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि दोस्तों पारित होता है 22 जनवरी 1947। और आपके उद्देश्य प्रस्ताव से आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं क्या संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी, क्या संविधान सभा को भंग नहीं किया जा सकता था, क्या संविधान सभा के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कुछ चलता था, तो नहीं भाई साहब। इसके अंदर जो है वो बाकायदा एक बात कही जाती है उद्देश्य प्रस्ताव में। देखना तुम लोगों को एक बात बताता हूं, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु और गणतंत्र घोषित करती है। संविधान सभा और भविष्य में इसके शासन के लिए संविधान बनाती है। मतलब आने वाला भारत जो है वो दोस्तों संप्रभु होगा और गणतंत्र होगा। ये हमने उद्देश्य प्रस्ताव में बोल दिया। उद्देश्य प्रस्ताव में हमने बोला कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब हम फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं। हमने उद्देशिका के अंदर दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव में हमने बोला भारत सरकार के सभी व्यक्तियों को, याद रखना दोस्तों, अधिकार और शक्तियां सब लोगों से प्राप्त होती है। यहां से प्रश्न सही होता है, प्रश्न याद रख लेना, भारत और सरकार की सभी शक्तियां और अधिकार लोगों से, जनता से प्राप्त होती है उन्हें। और याद रखना लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी मिलेगी। ये दोस्तों आपके उद्देश्य प्रस्ताव में बोल दिया था। जो चीजें तुम आगे बात कर रहे हो, इससे पता चल जाता है उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। हम क्या उस संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता की बात करना चाहते हैं? क्या उस संविधान में हम शक्तियों का स्रोत जो है वो आम जनता को बनाना चाहते हैं? क्या वो संविधान बनाने के बाद हमारा राष्ट्र गणतंत्र होगा? हाँ जी, गणतंत्र होगा, संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा। ये हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। अब स्वतंत्रता की घोषणा तो केवल और केवल एक औपचारिकता थी। हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में डिक्लेरेशन था कि हमें अब आज़ादी मिलेगी, हम संप्रभु है। एक आपको जवाहरलाल नेहरू जी एक बात कहते हैं, जब किसी ने कहा, जब गवर्नर ने कहा कि इसका अध्यक्ष मैं नियुक्त करूंगा, तो एकदम सटीक शब्दों में उस समय कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार कोई भी हस्तक्षेप संविधान सभा में नहीं कर सकती। इतना हस्तक्षेप कि संविधान सभा का अध्यक्ष भी हम ही चुनेंगे, हम ही नियुक्त करेंगे, गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है। उन्नत उन्नत जातो भी नहीं दिखना चाहिए, बीच में मत आ जाइयो। एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर था। और एक बार जो है जब वापस ये प्रश्न उठा तो नेहरू जी बोलते हैं कि संविधान सभा को अब और केवल पशुता पर ही भंग किया जा सकता है, मानवता पे नहीं। तुम अपना डोल ही दिखा दो, तुम कोई मतलब जो है गोलीबारी कर दो और तुम कोई नौटंकी कर दो, तुम अपने मूल्यों को खो दो, तो संविधान सभा हट सकती है। और तुम्हारी जो है वो कोई हैसियत नहीं है कि तुम संविधान सभा को मानवता के आधार पर भंग कर सकते हो। और संविधान सभा के निर्णयों के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संविधान सभा संप्रभु संस्था थी, संविधान सभा संप्रभु संस्था थी। हम एक गणतंत्र बनाएंगे, हम दोस्तों जो है वो मानव जाति को बढ़ावा देंगे, शांति को जो है वो दोस्तों हमें बढ़ावा देंगे। ये हमारा जो है वो दोस्तों क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 13 दिसंबर को आया, 22 जनवरी को हमारा पारित हुआ। उसी के आधार पर हमने पूरा का पूरा संविधान बनाया। ये हमारे संविधान का आधार था कि हमें कैसा संविधान बनाना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं। इसके अंदर हमने ये बताया, हमने मूल विचार बताए, हमने हमारा दर्शन बताया कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना कैसी होगी। और ये हमने 22 जनवरी को जो है सर्वसम्मति से अपना लिया। आगे समझ में? आगे समझ में? हाँ, आगे समझ में। तो आगे चलते हैं। तो 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 9 दिसंबर याद रहना चाहिए। 9 दिसंबर प्रथम बैठक सच्चिदानंद जी को आचार्य कृपलानी जी ने घोषणा करके अस्थायी अध्यक्ष बना। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, दोस्तों एस.सी. मुखर्जी, फिर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया, जो कि दोस्तों 22 जनवरी को पारित हो गया। संविधान सभा में वाद विवाद में टोटल दोस्तों कितने 11 सत्र आयोजित हुए थे, याद रख लेना दोस्तों। कितने आयोजित हुए थे? 11 सत्र आयोजित हुए थे दोस्तों। टोटल कितना? 11 सत्र आयोजित हुए थे, ये भी याद रखना। टोटल कितने? 11 सत्र आयोजित हुए थे। कई दिन डिस्कशन हुआ था इसके अंदर। तो 11 सदस्य। अब 11 सत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने सत्र दोस्तों, 11 सत्र टोटल। संविधान सभा कितने सत्र थे? 11 सत्र। तो खूब हुए। अब आ जाओ, आगे मिलान करवाते हैं समितियों से। बस आधे घंटे में कर लेंगे, इतनी है संविधान सभा। बस थोड़ा सा जी लगाइए, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं और फास्ट भी चल रहे हैं। दोनों का एक बहुत मतलब जो सब्जेक्ट में टॉपिक लिख रखा है ना, उससे नहीं भागना। संविधान सभा से पक्का पर्सन है भाई,
संविधान की विशेषता से भी पक्का पर्सन है। अब भाग अनुसूची उनसे आए नहीं आए उनका पता नहीं, मूल अधिकार डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य से पक्का पर्सन है, संसद का पता नहीं कहां से आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पक्का पर्सन है, आयोग से पक्का पर्सन है, एकीकरण से पक्का पर्सन है, पुनर्गठन से पक्का पर्सन है। जिन टॉपिक को लिखा हुआ है जिनसे पक्का पर्सन है उनको तो ढंग से पढ़ो, उनको तो याद करो। तो संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात करते हैं हम लोग, और याद रखना संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, दोस्तों ये सारी समितियां जवाहरलाल नेहरू के पास थी। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बाह्य क्षेत्रों के लिए समिति सरदार पटेल के पास थी। तो आपकी फेडरल जो संघीय शक्ति संघ की बात करें दोस्तों, उसके बाद है आपके यहाँ संघीय संविधान समिति, उसके साथ साथ राज्यों के लिए, तो ये आपके संघ शक्ति, संघ संविधान, राज्य, इनके लिए नेहरू। लेकिन प्रांत पे दोस्तों आओगे, प्रांत, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, बाह्य क्षेत्र, जनजाति, ये दोस्तों एक बार बोलो मेरे साथ साथ, प्रांत, अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार, बाह्य क्षेत्र, जनजाति, इनसे संबंधित टोटल शक्ति समितियां किसके पास थी? पटेल साहब के पास थी। किनके साथ थी? पटेल। पर अगला प्रश्न ये नहीं पूछता मूल अधिकारों की, तो हमें पता ही है कि किनके पास है, पटेल साहब के पास है। मूल अधिकारों पे उप समिति किसके पास थी? उप दोस्तों कृपलानी जी के पास थी। मूल अधिकारों के उप दोस्तों आपकी कृपलानी जी के पास थी। ओके, तो अल्पसंख्यकों की समिति तो पटेल साहब के पास है, ये आपको तो पता ही है। प्रांत, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बाह्य क्षेत्र, इन सब की समिति किनके पास? पटेल जी के पास। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति एस.सी. मुखर्जी के पास थी। किनके पास? एस.सी. मुखर्जी। बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्रों की समिति तो पटेल जी के पास थी, लेकिन ए.वी. ठक्कर के पास इनकी उप समिति थी। मजे की बात है, याद करना पड़ेगा, इन्हीं को याद करोगे तभी तो पता चलेगा। अब कार्य संचालन और संचालन समिति में भी अंतर था, वो मैं बताता हूं आपको। आज वो मेरे साथ चलो, मैं याद करवाता हूं तुम लोगों को। क्या याद रखना है तुम लोगों को? कि तुम्हें ये याद रखना है कि प्रांतों से संबंधित जो समिति थी, तुम्हें ये याद रखना है कि प्रांतों से संबंधित जो समिति है, प्रांतीय संविधान से संबंधित जो समिति है, उसके साथ साथ तुम्हें ये याद रखना है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति है, उसके साथ साथ तुम्हें ये याद रखना है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति है, उसके साथ साथ तुम्हें ये याद रखना है कि आपके यहाँ बाह्य क्षेत्रों से संबंधित जो समिति हैं, उसके साथ साथ तुम्हें ये याद रखना है कि आपके यहाँ जो है वो दोस्तों जनजातीय क्षेत्र से जो समिति हैं, ये समितियाँ जो है वो किसके अंडर है? ये सभी समितियां दोस्तों किसके अंडर है? याद रखने की बात है, ये सभी समितियां दोस्तों पटेल साहब के अंडर है, पटेल साहब के अंडर हैं दोस्तों, याद रखें। ठीक है, अब दोस्तों आप याद ये रखना है कि आपको इनकी उप समितियों के बारे में पता है क्या? आपकी दोस्तों जो है वो याद रखें, मूल अधिकारों की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हैं। कौन है दोस्तों उप समिति के? जे.बी. कृपलानी। और याद रखें आपके अल्पसंख्यकों के एस.सी. मुखर्जी हैं। कौन है? एस.सी. मुखर्जी है। कौन है दोस्तों आपके? एस.सी. मुखर्जी हैं। और दोस्तों आपके बाह्य क्षेत्रों पे ए.वी. ठक्कर है, ए.वी. ठक्कर है। ये लो, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? सब याद होना चाहिए एक एक चीज। वेलायुद्दीन दलित महिला, एजाज रसूल महिला, मुस्लिम महिला, एनी मास्करीन रियासत से महिला, पूर्णिमा बनर्जी जो है वहाँ गए थे कौन से राष्ट्रगान के समय। 15 टोटल महिला दोस्तों, 389 टोटल मेंबर, 296, 93 जो कि आपके मनोनीत है उनकी बात करते हैं। 10 लाख के ऊपर एक आदमी चुना जाएगा। 3 श्रेणियों में मुस्लिम, सिख और सामान्य के अंदर चुने जाएंगे। चुनाव हुए तो 208 कांग्रेस जीत के रही। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति पे हुए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया। और दोस्तों याद ये भी रखना है कि हमारे यहाँ राजस्थान से 11+1 थे, और 11+1 के अंदर अगर आप लोग याद रखें तो दोस्तों क्या याद रखोगे? 11+1 में वीटी कृष्णाचारी हीरालाल शास्त्री जयपुर से, बलवंत सिंह मेहता और दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जैनैन व्यास दोस्तों आपके जोधपुर से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर से, और उसके साथ साथ गोकुल लाल वसावा दोस्तों आपके कहाँ से? शाहपुरा से आपको याद रखना है। और आपको याद पता है दलेल सिंह जी जो है वो कोटा से, राव रामचंद्र जी जो है वो अलवर से, सरदार सिंह जी खेतड़ी से, जसवंत सिंह जी जो है वो दोस्तों आपके बीकानेर से, राय बहादुर जी आपके भरतपुर से। तो ये याद रखना है। और प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, बाह्य क्षेत्र समिति और जनजातीय समितियों के अध्यक्ष पटेल साहब थे। लेकिन दोस्तों इनकी जो उप समिति है, जो आपकी उप समिति है, उनके अध्यक्ष याद करना जरूरी है। जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, उनके अध्यक्ष आपको याद करना जरूरी है। क्लियर?
हाँ, संघीय शक्ति, संघीय संविधान, राज्यों से संबंधित। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों संचालन समिति, देखो प्रक्रिया चलेगी इनकी, चलानी है इनको, और वित्त व कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद के पास, और राष्ट्रीय ध्वजा पर भी जो राष्ट्रीय ध्वज पे भी बनी थी वो राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के पास दोस्तों कौन कौन सी समिति होंगी, याद रखना, 3 लोगों की याद रखनी पड़ती है। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी की समितियां याद होनी चाहिए, संघीय समिति आपके पास है, उसके बाद में संघीय संविधान समिति आपके पास है, उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो है वो कौन सी समिति है, उसके बाद में आपके पास जो समिति है वो राज्यों के लिए समिति आपके पास हैं। और हमने इनको पढ़ लिया। इनको पढ़ने के बाद में हमें याद आया कि हमें राजेंद्र प्रसाद को याद करना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो समिति है, देखो प्रक्रिया इन्हीं के चलेगी, संचालन भी यही करेंगे, प्रक्रिया इन्हीं का, संचालन इन्हीं का, और दोस्तों जो है वित्त भी यही देंगे, तो वित्त भी इन्हीं के पास है, ध्वज भी यही बनाएंगे, तो ध्वज भी इन्हीं के पास है। तो प्रक्रिया, संचालन, वित्त, ध्वज है। और दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को याद होना चाहिए कि पटेल साहब के पास जो समिति थी, पटेल साहब के पास जो समिति थी वो कौन सी है, याद रखना आप लोगों को कि क्या याद रखना है भाई साहब, आपको मूल अधिकारों की समिति इन्हीं के पास है, आपके जो है वो अल्पसंख्यकों की समिति इन्हीं के पास है, अल्पसंख्यकों की समिति इन्हीं के पास है, इनके पास जो है वो दोस्तों बाह्य क्षेत्र की समिति इन्हीं के पास है, और जनजातीय क्षेत्र की समिति इन्हीं के पास है, और दोस्तों उसके साथ साथ है प्रांतीय, दोस्तों याद रखें प्रांतीय, हाँ प्रांतीय संविधान की समिति भी इन्हीं के पास है। ये इतना याद रख लो, याद होना चाहिए आज के आज, बाद में नहीं, आज के आज। 1 घंटा नहीं हुआ तुम्हें भी, टॉपिक पूरा हो जाएगा 1.5 घंटे में। याद करो कैसे ही, कैसे भी करो, बोले याद करो अभी के अभी, याद करो अभी के अभी, अभी के अभी। डन, पक्की बात। चलो आगे, चलो तो फिर चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों आपके अन्य समितियों के बारे में बात करें तो कार्यों के लिए जो समिति बनी थी वो जीवी मालवंकर, वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रारूप समिति, समितियों की समिति, जैसे मसूदा समिति या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, हाँ ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, जैसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आपके यहाँ 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनी। अब तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न कभी पूछा ही नहीं जाएगा। हाँ क्या कि 29 अगस्त को बनी है क्या, तो आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए कि ये कब बनी है। 29 अगस्त 1947 को बनी है। भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, पहले नाम याद रखो, आगे सारे जो है वो कृष्ण जी के नाम हो जाएंगे, गोपाल, कृष्ण, माधव, हाँ सारे नाम ऐसे ही हो जाने हैं, कृष्णाचारी सब याद हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला को अलग रख लो, मोहम्मद सादुल्ला को अलग रख लो ड्राफ्ट कमेटी में। 29 अगस्त 1947 एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, 29 अगस्त 1947 एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, ढंग से याद रखें। 29 अगस्त 1947 अगर कमेंट सेक्शन में लिखो, ये लिखो क्यों, कॉपी में लिख लो बोले। हाँ याद क्या रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर। हाँ पहले बताओ संविधान का प्रारूप किसने बनाया, BN राव ने बनाया। ये समिति तो उस प्रारूप पे चर्चा करने आई है। अब आगे बात करते हैं, KM मुंशी, दोस्तों याद रखे KM मुंशी। अब 2 नए मेंबर आते हैं, एक तो माधव राव, एक कृष्णाचारी। अब देखो तुम खुद देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, याद ये रखना पड़ेगा हम लोगों को कि आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे मुंशी जी की बात हो रही है, आपके यहाँ मुंशी जी की बात हो रही है, माधव की बात हो रही है, और माधव के साथ दोस्तों अगर इधर देखेंगे आप तो गोपाल स्वामी अय्यर की बात हो रही है, कृष्ण स्वामी अय्यर की बात हो रही है। तो गोपाल स्वामी अय्यर की बात हो रही है और कृष्ण स्वामी अय्यर की बात हो रही है, और उसके साथ साथ जो है वो कृष्णाचारी की बात हो रही है। ये लो बताओ सारे कृष्ण जी के संबंधित हैं। हाँ मोहम्मद सादुल्ला और पटेल साहब को छोड़ दो, ये किन की जगह है वो देख लेंगे अपन। लेकिन अगर फिर भी अगर आप याद ही रखो तो कृष्ण जी के नाम याद रख लो ना।
हाँ, एन माधवराव, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, देख लो, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एम माधवराव, उसके बाद में के एम मुंशी और कृष्णाचारी। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा सदस्य बीएल खेतान के हाँ स्थान पर आए। तो दोस्तों या बीएल मित्र ने जो है वो संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों, जिसके कारण हम लोगों को माधवराव को सदस्य बनाना पड़ा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीएल मित्र की जगह कौन आए, माधवराव आए। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन सा मेंबर आया, कृष्णाचार्य। खेत में कृष्ण जी, तो याद करो कैसे, हाँ, और मित्र अपने माधव सबके मित्र ही हैं भाई, बीएल मित्र याद रह जाएगा, पार्थ, माधव। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को मित्र स्वरूप में आप देखो तो यही होता है। हाँ, तो क्या याद रखोगे, या लोग अपनी डीपी पे क्या लगा के रखते हैं, कृष्ण जी की फोटो बहुत सारे लगते हैं, भगवान श्री राम की, कृष्ण जी की, तो डीपी पे किसकी फोटो है भाई, तो कृष्णाचार्य की। या कभी भी हम पुराने खेतों में देखते हैं तो मूर्ति निकलती है कृष्ण जी की, फिर मंदिर बना देते हैं। तो याद कैसे भी करो, याद करो, याद क्या करोगे भाई, डीपी पे तो कृष्ण जी है, तो डीपी खेतान की जगह तो कृष्णाचार्य आएंगे। मित्र हमारे माधव है, भगवान श्री कृष्ण को मित्र रूप में हम क्या कहते हैं, माधव, हे माधव हमारा कल्याण करें, हमारे इन बच्चों का कल्याण करें, ये पढ़ लें थोड़ा बहुत तो जो है वो इनका डर दूर होए, ये ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। तो डीपी खेतान की मृत्यु होने पर टीटी कृष्णाचारी की समिति जो है, टीटी कृष्णाचारी जो है उस समय आए, याद रह जाएगा। अब क्या क्या याद रखोगे, याद बस क्या क्या रखोगे, पहले तो याद रखना कि तुम्हारा पेपर है भाई 1 अक्टूबर को, जब भी है, लेकिन तुम्हें जो है याद रखना है कि पेपर है, तब तक रेस्ट नहीं करना है, एकदम फ्री होके फ्री माइंड से पढ़ना है, ऐसे लोड लो के नहीं। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने 29 अगस्त 1947 को उनकी अध्यक्षता में समिति बनी, जिसमें आप गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी और उनके साथ साथ माधवराव और आपके दोस्तों के एम मुंशी और कृष्णाचार्य याद कर लो, और उनके अलावा आपके अंबेडकर साहब और जो है दोस्तों मोहम्मद सादुल्ला। याद रखना है मित्र हमारा माधव है, तो बीएल मित्र के इस्तीफे के बाद जो है वो माधवराव, और डीपी पे लगाते हैं लोग दोस्तों कृष्ण जी की फोटो तो कृष्णाचार्य। हम्म पक्का क्लियर याद। अन्य समितियां, हाँ, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जीवी मालंकर, याद रखना दोस्तों, जीवी मालवकर कार्य, और कार्य संचालन की समिति तो मुंशी जी थे, लेकिन संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ छोटी समितियां। सदन पट्टाभी सीतारमैया, ध्वज के लिए राजेंद्र प्रसाद, ध्वज के लिए राजेंद्र प्रसाद, ये समितियां याद कर लो। अब मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा 25 मिनट में, टॉपिक फिर कंप्लीट होने वाला है, सब कुछ याद करवा दूंगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, पर पीछे का भूलना नहीं है, जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाओ बोले, पीछे वालों को मत भूलो। अब पीछे वाले चाहे कैसे भी हो बोले, जरूरी नहीं है सब अच्छे होते हैं, कई अपने लक्षण भी दिखाते हैं, लेकिन अपने संघर्ष के दिनों में उनको मत भूलो। आप जो आपके संघर्ष के साथ थे ना, उनको तो मत ही भूलो। अधिकारी अधिकारी बन जाओ तो उनको जरूर याद रखना भाई, और मेरे को भी थोड़ा बहुत याद रखना, क्या पता कभी तुम मेरे काम आ जाओ कुछ। वैसे तो नहीं पड़े काम ज़्यादा, लेकिन फिर भी कौन आदमी किसके कब काम आ जाए क्या पता चलता है। तो जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ मैं। हाँ ठीक है, अब देखो, अब आगे बात करते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करेंगे हम, कंप्लीट है। अब हमें संविधान सभा जो है कंप्लीट करनी है, हमने सारी समिति, कितने मेंबर, कितनी महिलाएं, सब कुछ पढ़ लिया है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। हाँ गेट ऑफ, हाँ बंद करो भैया को। बढ़िया, गेट ऑफ ही बोला, गेट आउट नहीं बोला, नहीं तो फिर समस्या हो जाती। मैंने बोला ये कहा ऑफ कर दो एक बार।
बंद करो। अब दोस्तों याद रखना है, सारी समितियां हम पढ़ ली, कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति दोस्तों जीवी मावलंकर है, और उसके अलावा जितनी भी समितियां थी वो आप लोगों ने पढ़ी। आपके प्रक्रिया संचालन, कार्य संचालन के एम मुंशी, प्रक्रिया संचालन वित्त और ध्वज की, संघ संविधान और राज्य की, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, बाह्य क्षेत्र और जनजाति, और मेरे को पक्का पता है अब तुम कभी भी 29 अगस्त वाला मामला, कभी भी प्रारूप समिति वाला कभी नहीं भूलोगे, मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने याद करवा दिया है कि देखो मित्र हमारा माधव है और डीपी पे रखना है कृष्णाचार्य को, उसके बाद में मुंशी जी, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, ये आप सबको याद ही है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1947 आया, भारत शासन अधिनियम 1947 आया, उसके बाद में संविधान सभा ही नहीं, इसके साथ साथ संविधान सभा हमारी संसद भी बन गई। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक संविधान सभा ही हमारी संसद होगी। मतलब ये संविधान सभा जो संविधान निर्माण कर रही थी, ये संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, अब दोस्तों ये संविधान सभा हमारे विधि का निर्माण भी करेगी, क्योंकि अब ये हमारी विधायिका बन चुकी है, अब हमारी ये संसद बन चुकी है, विधायिका बन चुकी है। तो दोस्तों जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो आपके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब एज ए पार्लियामेंट काम करती थी तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जीवी मालवंकर को बना दिया गया। दोस्तों ये जब ये याद रखना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना ये 1947 के बाद में ये चीज जो चेंज होती है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों याद रखना है हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब थे। लेकिन 1947 के बाद दोस्तों हमारे यहाँ संविधान सभा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में हुई, विधायिका इट मीन संसद के रूप में, तो दोस्तों जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इन्होंने अपने चुनाव करवाए, सब कुछ काम इन्होंने ही किए। आगे चलें, आगे बात करते हैं। 31 दिसंबर 1949 को संविधान के दोस्तों टोटल मेंबर कितने? क्योंकि 15 अगस्त के बाद में हम लोगों ने उनको सबको हटा दिया था, वो सारे लोग जो चले गए बंटवारे के बाद में, तो फिर लास्ट में कितने मेंबर रहे? मैंने आपको पहले ही याद करवाया था कि आपके स्वतंत्रता के बाद जो आपके मेंबर कितने रहेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले आपके मेंबर थे 389, जो थे 296 और 93, यही थे आपके। ये ब्रिटिश भारत से, ये क्या दोस्तों आपके ब्रिटिश भारत से, और ये क्या दोस्तों आपके जो है वो किससे थे? याद रखना 93 जो है वो रियासतों से थे। अब स्वतंत्रता के बाद में जब बंटवारा हुआ तो हमारे टोटल जो है वो कितने रह गए? 299। अब 299 को 229 और 7 जिलों में बांट लो भाई, घबराने की क्या जरूरत है। तो ब्रिटिश भारत से आपके इतने रह गए, और दोस्तों आपके जो है वो हाँ, और रियासतों से इतने रह गए। ये लो, किस किस को क्लियर? सभी को क्लियर? अच्छी चीज़ पढ़ी आज, याद भी हुआ हो, सब कुछ याद, एक रिवीजन करवा देंगे अभी, पहले ढंग से याद करते जाओ तुम लोग। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं संविधान का पाठन कितनी बार हुआ, कितनी बार पढ़ा गया। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। हमारा संविधान कोई कट और कॉपी और पेस्ट नहीं है, हमने गहनता से जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फिर भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। हमारे संविधान का प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, 3 पाठन हुआ। पहला 4 नवंबर को, दूसरा 15 नवंबर को, और दोस्तों तीसरा जो है वो आपका 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था, जो कि 26 नवंबर को खत्म होता है। याद रखना आपको, संविधान पे 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर कब किए गए दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, हस्ताक्षर जो है वो 284 मेंबर ने किए। तो यहाँ 2 चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मैं आपको याद करवाता हूँ अभी के अभी। क्या याद रखनी है? मेरी बात सुनो। 208, देखो फिर मैं याद करवाता हूँ, गजब चीज है ये डाटा, जिसको याद हो जाएंगे ना, डाटा याद रखना है आपको। क्या क्या डाटा याद रखना है? 3 डाटा, एक तो 208, एक 211, हाँ, और एक दोस्तों 284, यही है 284। हाँ, अब क्या याद करना है?
कांग्रेस इतनों पे जीती थी, प्रथम बैठक पे भाग इतनों ने लिया था, और अंतिम टाइम हस्ताक्षर जो है वो इतनों ने किए थे। अब कभी कोई प्रश्न नहीं गलत होगा अगर आप ये ऐसे बना लोगे ना, अगर आप ये बना लोगे ना, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप अगर इतना बना के याद कर लोगे 208, 211, 284, कभी प्रश्न गलत नहीं, कभी नहीं होगा, पक्का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 208, 11 और 284 कितने वाचन हुए दोस्तों आपके? 3 वाचन हुए टोटल। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए, ये आप बना लो। उसके बाद में कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए टोटल। कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए टोटल। आपके कितने पैसे लगे? 64 लाख रुपए लगे गुरुजी। टोटल कितने रुपए लगे? 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में हुए। कितने देशों का संविधान देखा? 60 देशों का संविधान हम लोगों ने देखा। 60 देशों का संविधान हम लोगों ने देखा। 60 देशों का संविधान हम लोगों ने देखा, ये भी याद रखना है। और कितने दिन दोस्तों? तो याद रखें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल लगे। ये लो, याद रखो। इतनी चीज लिख लो तो कोई कभी मतलब समस्या थोड़ी है रिवीजन में। अगर रिवीजन में एक ऐसा सा तैयार कर लो, तुम एक फ्लो चार्ट बना लो, कितना अच्छा रिवीजन हो जाए। तो 60 देशों का संविधान देखकर 3 वाचन करे, 11 सत्र रखे। 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर ने साइन कर दिए। इसी दिन हमारे 16 अनुच्छेद आपके जो है वो दोस्तों पारित कर दिए गए थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। याद रखना है दोस्तों कि हमारा संविधान जो है वो दोस्तों याद रखना है 26 नवंबर 1949 को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। लागू दोस्तों हम लोग 26 जनवरी 1950 को करते हैं। क्या जरूरी था? अरे हम जब स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ करते थे ना, उस समय हमने लंबी लंबी कस्में खा ली थी इसकी, इस डेट की, कि हम हमारी स्वतंत्रता बनाएंगे 26 जनवरी को। लेकिन जब स्वतंत्रता मिली, जिस दिन मिली उसी दिन ले ली 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी नाराज हो गया कि तुमने पहले तो इतनी लंबी लंबी कस्में खाई थी कि 26 जनवरी हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और तुम्हें जब भी संविधान जब भी जैसे स्वतंत्रता मिली तुमसे रुका नहीं गया 15 अगस्त से। नहीं का सब रुका नहीं गया, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को ले ली, तो क्या करें अब तुम्हें जो है वो इस दिन जो है संविधान को लागू कर देंगे। लेकिन संविधान भी बनता बनता 26 नवंबर को बन गया, 26 नवंबर 1949 को बन गया। अब दोस्तों हमें जो है रुकना था दोस्तों, तो रुकना था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आगे चलते हैं, हम लोग इस चीज़ में बात करते हैं और ये कवर करना ही है कंप्लीट। तो दोस्तों जो है हमारे यहाँ पहली बार संविधान दिवस कब बनाया गया? 2015 में बनाया था। हम संविधान दिवस जो है वो नवंबर में ही मना लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें लागू हो गई थी? अंतरिम संसद कैसे चलेगी, नागरिकता के प्रावधान, चुनाव कैसे होंगे, संविधान के अस्थायी प्रावधान लागू हो चुके थे। शेष संविधान को हम लोगों ने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। तो इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को ही। संविधान जो है वो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही। संविधान पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू दोस्तों ये कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। और ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। डन? क्लियर? पक्की बात? चलें आगे? श्योर हो? चलो भाई, तो श्योर हो तो फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों संविधान के कुछ मुख्य तथ्य। संविधान के प्रारूपकार दोस्तों आपके जो है वो कौन थे? याद रखें, संविधान के प्रारूपकार एस एन मुखर्जी थे। संविधान का सुलेखन दोस्तों किन्होंने किया? याद रखें दोस्तों, संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। हिंदी संस्करण में वसंत कृष्ण वेद ने किया। और दोस्तों संविधान सभा का प्रतीक मोहर पर हाथी था।
प्रतीक मोर पर हाथी था। इसी के साथ हम संविधान सभा कंप्लीट करते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, 9 दिसंबर को दोस्तों प्रथम बैठक है। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों आप लोगों को पता ही है कौन, हाँ 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। 22 जनवरी को राष्ट्र ध्वज हम लोगों ने माना, 22 जुलाई को दोस्तों याद रखना है। 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है वो दोस्तों मान्यता दी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई 24 जनवरी को। ये सारे फैक्ट में हमने आपको एक जगह दे दिए, एक जगह दे दिए मैंने आपको, याद रखना है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जब मैं कवर करवा रहा हूं तो आपको फिर घबराने की जरूरत कहाँ है। रिवीजन करवा दूंगा, मुझे तो ये बताओ, जो भी कंफ्यूजन है वो रिवीजन करवा दूंगा। बताओ किस किस को याद हो गया। ठीक है, डन। पक्की बात, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए भाई। क्या क्या याद रखना आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखना, एक चीज और याद रख लो भाई, आप एक चीज और याद रख लो, संविधान सभा के बारे में 2-3 कंफ्यूजन है वो भी हटाएं। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव दोस्तों आपके कौन थे? HVR अयंगर, HVR अयंगर थे, ये याद रखना है अगर कभी कोई प्रश्न पूछ ले। संविधान सभा के दोस्तों प्रारूपकार कौन थे? तो प्रारूपकार कौन थे? जब भी कोई जटिल समस्या आई तो हमने किसको बुलाया? एसएन मुखर्जी को बनाया दोस्तों, हमने किसको बुलाया? एसएन मुखर्जी को बुलाया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों आपके संविधान सभा के? संवैधानिक सलाहकार जो है हमारे संविधान सभा के जो थे संवैधानिक सलाहकार, वो भी साथ के साथ याद रख लो, लिख लेना ये नीचे कहीं जगह होगी आपके पास बुक में। तो संवैधानिक सलाहकार जो है वो दोस्तों हमारे BN राव थे। क्या थे दोस्तों? BN राव थे, BN राव थे। और उसके साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आप लोगों को याद रखना है प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष में क्या बोलोगे? अस्थाई। तो अस्थाई दोस्तों आपके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, कभी गलत नहीं करना है। और दोस्तों प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे दोस्तों आपके? वो आपको राजेंद्र प्रसाद। ये लो, क्लियर? ये 1-2 चीज याद रख लेना। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट है मेरी तरफ से, पूरा कंप्लीट है। एक एक चीज मैंने याद करवा दी आपको 1 घंटे 21 मिनट में। आज कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, अब बोल लो, तुम्हें जितने कमेंट करने करो, मैं बात कर लूंगा। आज यही उद्देश्य था कि एक एक चीज याद करवा दूं भाई। तो कहां से चले थे, एक छोटा सा रिवीजन करवा दूं। कहां से चले थे? एक सचिव वाला लिख लिया, HVR अयंगर। कहां से चले थे? एक छोटा सा रिवीजन करवा दूं कि संविधान है क्या भाई। तो दोस्तों संविधान क्या है? राज्य के अरस्तु ने बताया कि भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार से बनता है। सरकार मोंटेस्क्यू ने बताई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से बनती है। विधायिका का काम जो है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का नाम है क्रियान्वयन करना, और दोस्तों न्यायपालिका विधि जो बनाई है उसकी जांच करे, और दोस्तों साथ के साथ जो है वो जांच करे कि क्रियान्वयन सही हुआ है या नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अगर संविधान किसी संविधान सभा ने निश्चित रूप से एक निश्चित समय में लिखा है तो लिखित है, और परंपराओं के आधार पर लिखा है, संविधान सभा ने नहीं लिखा तो दोस्तों यह लिखित है। प्रथम लिखित संविधान दोस्तों किन्होंने लिखा था? अमेरिका वालों ने, सबसे बड़ा हमारा है। अब अगर हम हमारे यहाँ संविधान सभा की बात करें, विश्व में सबसे पहले सर हेनरी ने इसकी मांग की थी, सबसे पहले बनी अमेरिका में। भारत में संविधान
निर्माण की बात तिलक साहब करते हैं। और याद रखने वाली बात है कि बाद में मानवेंद्र नाथ राय 1934 में यह कहते हैं कि हमारी संविधान सभा बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी 35 में कहती है कि हमारी संविधान सभा बननी चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह संविधान सभा वैश्विक मताधिकार पर होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यह याद रखना, अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख होता है, मांग को स्वीकार किया जाता है और इसका प्रारूप क्रिप्स मिशन के तहत होता है, लेकिन इसका गठन और निर्वाचन कैबिनेट मिशन में होता है। जब दोस्तों इसका गठन और निर्वाचन हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में 389 मेंबर होते हैं, 296 ब्रिटिश भारत में, जिसमें 292 दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से और 4 आपके दोस्तों अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दोस्तों आपके दिल्ली से आते हैं। तो 296 ब्रिटिश भारत से, 93 दोस्तों आपके रियासतों से आएंगे। और हमने उस समय यह भी बात की थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक होगा, 3 श्रेणी होंगी, मुस्लिम, सिख और सामान्य की। और याद ये भी रखना है कि दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपके राज्य की विधानसभाओं के लोग चुनेंगे। तो यह निर्वाचन जो था वो क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, प्रत्यक्ष निर्वाचन था नहीं था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो संविधान सभा के अंदर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने इस्तीफा दिया। जिन्ना जी और गांधी जी ने किसी भी कंडीशन में इसका जो है वो चुनाव ही नहीं लड़ा था। आगे बात करते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि 15 महिलाएं थी, उनमें 4 महिलाओं के नाम याद रखने थे। एनी मास्करीन प्रथम एकमात्र महिला जो रियासतों से, बेगम एजाज रसूल दोस्तों एकमात्र महिला जो कि महिला मुस्लिम थी, और एकमात्र महिला जो कि दलित थी वो वेलायुधन थी, और पूर्णिमा बनर्जी ने राष्ट्रगान के समय नेतृत्व किया था। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हम राजस्थान से देखते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ वीटी कृष्णाचारी और हीरालाल शास्त्री जयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोस्तों आपके कहां से? दोनों के दोनों दोस्तों उदयपुर से। आगे बात करते हैं जयपुर से और उदयपुर से याद किया, जोधपुर से जयेंद्र व्यास, और इनके साथ साथ अगर आप चलेंगे और आगे ध्यान देंगे तो याद रखना राय बहादुर भरतपुर से, दलेल सिंह कोटा से, राव रामचंद्र अलवर से, सरदार सिंह खेतड़ी से और दोस्तों जसवंत सिंह बीकानेर से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव दोस्तों अजमेर से, गोकुल लाल असावा दोस्तों कहां पे दोस्तों? शाहपुरा से। ये पूरी कहानी हुई अब तक की। उसके बाद में अगर हमने निर्वाचन करवा दिए तो दोस्तों हमने अब बैठक करवानी है। तो 9 दिसंबर को हम पहली बैठक करवाते हैं। एचपी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी जी जो है घोषणा करते हैं सच्चिदानंद होंगे प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं। उसके बाद में 11 दिसंबर को सेकंड बैठक, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ साथ दोस्तों जो है एस.सी. मुखर्जी आपके जो है वो उपाध्यक्ष बनते हैं और बी.एन. राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया जाता है नेहरू जी के द्वारा, जो कि 22 जनवरी को पारित होगा। लेकिन उसमें मुद्दे की बात है कि उन्होंने बताया कि हमारा संविधान कैसा होगा, देश क्या होगा, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, सारा उद्देश्य प्रस्ताव में बताया जाता है। उसके बाद में बात स्टार्ट होती है समितियों की। तो दोस्तों संघ की, संघीय संविधान, संघीय शक्ति और राज्यों की समिति नेहरू जी के पास होती है, लेकिन प्रांतीय संविधान, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बाह्य क्षेत्रों की समिति जो है वो दोस्तों आपके पटेल जी के पास होती है। लेकिन अब फिर याद रखना है, मूल अधिकारों की समिति जो है, उप समिति जो है वो दोस्तों जेबी कृपलानी के पास, और दोस्तों बाह्य क्षेत्रों की एवी ठाकुर के पास, ठक्कर के पास, और दोस्तों एस.सी. मुखर्जी के पास जो है वो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी। उसके बाद में जो दोस्तों प्रक्रिया, वित्त, संचालन और ध्वज जो है वो राजेंद्र प्रसाद के पास, लेकिन कार्य संचालन दोस्तों आपको याद रखना है आपके जीवी मावलंकर जी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हम फिर आगे चलते हैं और समितियों के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति, जिसको दोस्तों 29 अगस्त को हमने बनाया। याद रखने की बात एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, लेकिन गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी और सादुल्ला मोहम्मद तो आ गए। फिर दोस्तों आपके जो है वो क्या बोलते हैं, एक नाम के मुंशी आ गए। लेकिन मित्र हमारे माधव है, तो बीएल मित्र के इस्तीफा के बाद माधव राव आते हैं। डीपी में हम कृष्ण जी को रखते हैं, तो दोस्तों डीपी खेतान जी की जगह आपके कृष्णाचारी आते हैं और ये आपका मामला कंप्लीट। 208 कांग्रेस के विधायक जीते थे। प्रथम बैठक में 211 ने साइन किए थे। जिस दिन 26 नवंबर को हमारा संविधान जो है वो स्वीकार किया गया, पारित किया गया दोस्तों, उस दिन दोस्तों हमारे यहाँ 284 लोगों ने जो है वो साइन किए थे। याद रखना है आपके यहाँ जैसे ही बंटवारा हुआ 299 से 29 ब्रिटिश भारत में 70 रियासतों में चले गए, 3 वाचन हुए, 11 सत्र हुए, 64 लाख रुपए लगे, 60 देशों का संविधान देखा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों। तिथि आपको जो याद रखनी है वो तिथियां याद रखना। 9 दिसंबर प्रथम बैठक, 11 दिसंबर दूसरी बैठक, 13 दिसंबर दोस्तों आपके जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव वाला,
उसके बाद में 22 जुलाई 1947 ध्वज के लिए, और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हम राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत, और उसके साथ साथ ये अंतिम बैठक थी। 11 सत्र कंप्लीट हुए, हमने आपके सारी चीजें पढ़ा दी हैं, ये आपके सामने जो है वो मैंने डेट बता दी है, मैंने सुलेखन, ये रायजादा साहब ने इतने सुंदर लिखा, और हिंदी में बसंत कुमार ने लिखा, मोर पे हाथी था। और अंतिम जो आपकी जो स्वतंत्रता पूर्व जो मंत्रिमंडल था वो ये था, और स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल था ये था। ये भी आप लोग अगर कभी टाइम हो तो आप देख सकते हो। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों जो है वो विदेशी मामलों में नेहरू जी संभालते थे, गृह जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है वो आप इनके पास थी। हाँ, सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा संभाला करते थे। जोर मताई उद्योग, जगजीवन राम श्रम, भाभा जो है वो कार्य, खान ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि, आसफ अली, ये सारे लोग संभाला करते थे। दोस्तों याद रखना। हाँ, तो अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे। पंडित नेहरू जो है वो इस कार्यकारिणी वायसराय वाले में क्या थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तब तक आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक वायसराय था। तो ये हमारे सारे मेंबर जो है वायसराय की परिषद में क्या हुआ करते थे, मेंबर होते थे, और ये जो है वो नेहरू जी जो है वो उसके अंदर उपाध्यक्ष हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा बना तो नेहरू जी पीएम बन गए, वैज्ञानिक शोध राष्ट्रमंडल और विदेशिक अफेयर अपने पास रखे, गृह में आपके पास रहा ही राजेंद्र प्रसाद जो है वो दोस्तों खाद्य एवं कृषि रखते हैं। मौलाना अब्दुल आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। रेलवे सबसे पहले जॉन मथाई के पास। षणमुखम चेट्टी पहला बजट प्रस्तुत करते हैं, मतलब वित्त मंत्री थे। जगजीवन राम शर्मा आपके सरदार बलदेव सिंह रक्षा, अंबेडकर साहब विधि मंत्री, राजकुमार अमृत कौर स्वास्थ्य वाणिज्य, भाभा संचार जो है, अहमद किदवई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, और गौडगिल जो है वो कार्य एवं खान। और हम कल पढ़ेंगे संविधान की जो है वो। तो इसी तरीके से बूस्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने साथ वालों को बता दो, ढंग से जी लगा के पढ़ो। इस तरीके से हम ऐप पे पढ़ते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कितनी शिद्दत से बिना किसी इंटरफेयर किस तरीके से पढ़ा जाता है, वो आपके सामने या आपकी संविधान सभा सामने आपके। ये टॉपिक कंप्लीट कंठस्थ होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये आपकी दूसरी मैराथन हुई है काहे कि इंडियन पॉलिटी की मेरे द्वारा। अगली मैराथन में मैं सारी विशेषताएं भाग सब याद करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। 1.5 घंटे की मैंने बात की थी, 1.5 घंटे में मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। ठीक है।